हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड जीएस जीके का ये हमारा 9वां क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। हर दिन हम लोग जीएस जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीपीएससी द्वारा लिए गए किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके लिए एलटी ग्रेड जीआईसी डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे साइंस के भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप उनको भी जरूर देखें। ठीक है, साइंस में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी तक किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बायोलॉजी के बाद अभी हम लोग बहुत जल्दी बॉटनी के भी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये 2017 जीडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। राजकीय डिग्री कॉलेज 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन था वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था। इसके अनुसार तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 39 था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि 2025 में भारत का स्थान क्या है तो 139 है। 2024 में जो नंबर 1 पे था वो स्विट्जरलैंड था, लेकिन 2025 पे नंबर 1 पे मध्य और दक्षिण एशिया जो वो फर्स्ट पे था, और भारत का स्थान इसी 39 के आगे 139 लगा दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित करवाया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित करवाया गया। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही महाकुंभ का आयोजन हुआ 2025 में, और उसी महाकुंभ के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो है वो आयोजित करवाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्षियों से ही संबंधित उत्तर प्रदेश में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र या फिर जिसे आप गिद्ध संरक्षण केंद्र के नाम से जानते हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह एशिया किंग गिद्ध यानी लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं उनकी प्रजाति को दुनिया में संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसे जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र या फिर गिद्ध संरक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है, गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए गोरखपुर वो पक्षी संरक्षण वाला इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सब जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताती हूँ वो आप लिखते चलिए, क्योंकि एग्जामिनर मैं इस बेस पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ कि अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल तो सेम रखना है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन घुमाकर इस तरह से पूछ लिया जाए। तो इसलिए मैं उसके साथ साथ जो आने वाले क्वेश्चन, जो ये आए हुए क्वेश्चन वो तो मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सैन्य हथियार प्रणाली डीआरडीओ भारत द्वारा विकसित की गई। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च, राफेल लड़ाकू जेट, मिग-21 लड़ाकू जेट या फिर F-16 लड़ाकू जेट। तो आपको पता है मिग-21 वही था जिसको अभिनंदन लेके गए थे और अपने शौर्य का पराक्रम दिखा के आए थे। उसके बाद राफेल के बारे में आप सभी को पता होगा कि फ्रांस से हम लोगों ने परचेज किया है। लेकिन जो पिनाका है ये मल्टी बैरल रॉकेट है, और ये भारत के द्वारा डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें मिग-21 की जगह लेने के लिए हमारे देश में इस समय तेजस बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तेजस आप सभी को पता होगा, आप सभी ने देखा अभी हाल ही में ये जो है एयर डिफेंस में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हो सकता है अब आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि तेजस क्या है। तो ये भारतीय हल्का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, और यह भारत की एक कंपनी एचएल है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो है हवा से हवा की सतह पर हमला करने वाला विमान है। बहुत अच्छा ये विमान था, और अभी हाल ही में एक दुर्घटना में ये जो है क्रैश हो गया है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तेजस को बनाने वाला कौन था। तेजस को बनाने वाला जो था वो एचएल था। दुबई में एयर शो हो रहा था, और इसके दौरान जो है ये जो है विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेजस की बनाने वाली कंपनी कौन थी। तो तेजस को बनाने वाली कंपनी जो थी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसे आप एचएल के नाम से जानते हैं, वो थी, वो इसको बना रही थी। और ये जो है मिग-21 का जो है स्थान लेने वाला था। और ये बहुत अच्छा फाइटर प्लेन है, किसी कारणवश मशीन ही है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बट जो है ये ऐसा नहीं है कि एक दुर्घटना से आप इसके जो है
क्षमता पे मार्क करने लगेंगे। इसमें एक क्या कहते हैं, पायलट भी शहीद हुए हैं, उनका नाम जो है नमन सयाल। ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थे, इनका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये दुबई पहुँचे थे तो इन्होंने जो है राफेल वगैरह के साथ फ़ोटो डाला था और इनका नाम नमन सयाल था। वीडियो इन्होंने शेयर किया था। बहुत अच्छे हमारे देश के बहुत अच्छे मतलब पायलट थे। इनकी जो है तेजस उड़ाते टाइम जो है इन क्रैश होता है तेजस, और इनकी भी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, पायलट का नाम पूछ सकता है, बनाने वाली कंपनी पूछ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? गिटार फिश, पाइप फिश, स्टार फिश, सॉ फिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार फिश। स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है। ये मछली नहीं है तो क्या है? तो जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कुछ फाइलम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, हेलमिंथेस, प्लेटीहेलमिंथेस, स्केलेहेलमिंथेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा पढ़ते हैं। ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग कॉर्डेट्स पढ़ते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स में जो अभी हम लोगों ने देखा इकानोडर्मेटा, तो उसी इकानोडर्मेटा संघ का एक जीव है स्टार फिश। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? समुद्री मछली कहा जाता है, स्टार फिश। ठीक है, ये तारे के शेप में होती है, कुछ इस तरह इसकी संरचना होती है। ये एक वर्जिनल फिश नहीं है, 5 होता है, इसमें 5 पैर लगे होते हैं। ठीक है, ये नॉन कॉर्डेट्स यानी आकशोर की जीव में आता है। अगला क्वेश्चन बाकी अब देख लें। गिटार फिश, पाइप फिश और साफिश ये तीनों मछली हैं। अगला क्वेश्चन, किस तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया गया? ध्वनि, वायु, जल या मृदा? ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन था उस समय जब ये नया नया लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब है, देखिए रोड है, ये रोड के किनारे किनारे चारों तरफ हरे पेड़ पौधे लगाए गए, जिससे जो है ये पेड़ पौधे ऊपर की तरफ से ना इस तरह से ऐसे ढक लें और ध्वनि प्रदूषण को यहाँ पे ध्वनि निकल रही इसको बाहर के एरिया में जाने से रोकें। तो ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन से प्रदूषण को रोकने के लिए? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। तो ग्रीन मफलर का प्रयोग मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया। लेकिन पेड़ पौधों को आप सभी को पता है, पेड़ पौधे तो वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं, जल प्रदूषण को भी, मृदा प्रदूषण को भी कम करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रोका गया था, ताकि सड़क के किनारे जो गाँव है यहाँ का प्रदूषण निकल के यहाँ ना पहुँच पाए। ठीक, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने रिब्स युग्म होते हैं, यानी कि कितने पेयर रिब्स पाए जाते हैं? 11, 10, 14 या 12? तो आपको बता दें, मनुष्य के शरीर में जो रिब्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा जो सीना है अगर आप टच करेंगे, यहाँ पे एक चौड़ी हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम, इसी को कवर करते हुए ऐसे ऐसे रिब्स जो होते हैं वो लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ये लगे होते हैं। ये ऐसे आप देखेंगे, आप टच करके भी इसको देख सकते हैं। ये एक केज की तरह, गुफा की तरह बनाते हैं। ये 12 इधर होते हैं, 12 इधर होते हैं, यानी कि ये टोटल 24 होते हैं। लेकिन अगर पेयर की बात करें तो ये पेयर में 12 होते हैं। 12 में से 10 जो होते हैं ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं, स्टर्नम से ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें 2 जो होते हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, यानी कि ये स्टर्नम से जुड़े नहीं होते। आप इसको टच करके भी अपने सीने के पास नीचे की तरफ ऐसे टच करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ उभरी हुई संरचना दिखाई देगी। इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स जोड़े में 2 होते हैं, वैसे 4 होते हैं। बाकी जो हमारे शरीर में पसलियों की संख्या है वो 24 है, जोड़े में 12। अगला क्वेश्चन, पुष्प निम्नलिखित में से किससे रूपांतरित होकर बनता है? पत्ती, जड़, बीज या प्रोरो मतलब सूट होता है, सूट। तो आपको लगता होगा पुष्प जो है वो बीज से बनता होगा, तो नहीं, बीज से फल बनता है। जड़ और पत्ती का तो कोई चांस ही नहीं है। प्रोरो जो सूट होता है इसी से रूपांतरित होकर पुष्प बनता है। ठीक है, ये बॉटनी का सेशन है, बहुत जल्द हम बॉटनी के भी क्वेश्चन आपके लिए इसी चैनल पे लेके आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैं टॉयलेट करके आती हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम तक। सबसे पहले से लेकर अंतिम तक इसको बनाना। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस और संयुक्त राष्ट्र विश्व वन दिवस। यानी डेज भी आपको याद रखना चाहिए कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया गया। 2025 में ही सब मनाए गए, लेकिन सबसे पहले कौन सा मनाया गया? तो आपको बता दें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी, 28/2 कर लीजिए। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च, 3 कर लीजिए, 8/3। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 20 फरवरी, 20/2 कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब?
3 मार्च को। तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। यानी कि डेज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको डेज वाली को टॉपिक भी कवर करके जाना है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले 3, 1, 4, 2। ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2025, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2025, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2025, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख है, उसके शासक हैं। पहला दिया गिरनार, गिरनार जो है रुद्रदमन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, गिरनार रुद्रदमन प्रथम से संबंधित है। भिटारी, भिटारी जिसे भितरी कहते हैं, भितरी, ये भिटारी लिखा है, ये भितरी होगा, भितरी, भीतरी, भितरी होगा। ठीक है, ये जो है पुलकेशिन द्वितीय से ना संबंधित होकर वितरिन जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे? स्कंदगुप्त से संबंधित। यही आपका गलत भी है, इसका प्रिंट भी गलत है और ये शासक भी गलत है। ये किससे संबंधित है? ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त। हाथी गुफा, खारवेल, नासिक जो है गौतम बुद्ध सातकर्णी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी आपका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। ठीक, गिरनार, रुद्रदमन, भितरी, स्कंदगुप्त, हाथी गुफा, खारवेल और नासिक जो है ये गौतम पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्लाइनेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? स्लाइनेक्स तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, श्रीलंका इसमें आ रहा है ना, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। पहले में बाग दिया है, दूसरे में स्थान दिया है। निषाद बाग, शालीमार बाग, पिंजौर बाग, आराम बाग। पहला, निषाद बाग कहाँ पे है? तो निषाद बाग कश्मीर में है। निषाद बाग कहाँ पे है? कश्मीर में है। दूसरा दिया है शालीमार बाग, शालीमार बाग लाहौर में है। पिंजौर बाग, पिंजौर बाग कालका के पास है। और आराम बाग जो है ये आगरा में है। ठीक है, ऑप्शन ए का 4, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 3। ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निषाद बाग कश्मीर, शालीमार बाग लाहौर, पिंजौर बाग कालका के पास और आराम बाग आगरा के पास। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस देश ने जनवरी 2025 में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? कुवैत, इथोपिया, इराक या जिम्बाब्वे? वो कौन सा देश था जिसने मृत्युदंड की जो सजा है वो समाप्त कर दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। जनवरी 2025 ने जिम्बाब्वे में मृत्युदंड को जो है वो समाप्त कर दिया है। यह एक ऐसा देश है जहां मृत्युदंड को लगभग 2 दशक पहले समाप्त किया गया था। जिम्बाब्वे में अंतिम मृत्युदंड 20 वर्ष पहले दी गई थी। अब जो है यहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल दिल्ली के लाल किले से में स्थित नहीं है? शीश महल, मोती मस्जिद, रंग महल या हीरा महल? कौन सा वो है जो दिल्ली के लाल किले में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शीश महल। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, रंग महल व हीरा महल स्थित है, जबकि शीश महल कहाँ है? तो शीश महल जो है वो शालीमार बाग में है। शालीमार बाग कहाँ है? शालीमार बाग लाहौर में है। तो शीश महल जो है वो वहाँ पे स्थित है। शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो बादशाह शाहजहाँ के द्वारा 17वीं सदी में शीश महल बनवाया गया था। ये दिल्ली के लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया और आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। मोती मस्जिद 2 जगह है, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है। अगर आपसे दिल्ली वाला पूछ लिया जाए कि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। वहीं पे आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था और शाहजहाँ ने ही शीश महल को भी बनवाया था। कहाँ पे? शालीमार बाग लाहौर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गोकुल, चूड़ामण, बदन सिंह और सूरजमल। ये आपको युग्म दिए हैं, तो और इधर उनके निर्माता दिए हैं। पहला दिया है गोकुल। गोकुल का निर्माण क्या कुबेर दुर्ग के निर्माता हैं गोकुल? तो गोकुल जो है ये कुबेर दुर्ग के निर्माता नहीं है। कुबेर दुर्ग के निर्माता जो है वो महाराज सूरजमल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया चूड़ामण। चूड़ामण थीम दुर्ग के निर्माता है, बिल्कुल सही बात है। चूड़ामण जो है ये थीम दुर्ग के निर्माता है, यही आपका सही जवाब है। बदन सिंह की बात करें तो ये राजा व महेंद्र की उपाधि धारण करने वाले थे और सूरजमल इन्होंने कुबेर दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक,
जाटों का अफलातून इन्हें कहा जाता था, सूरजमल को। ये कुम्हेर दुर्ग का निर्माण करने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, विक्टर बनर्जी, कृष्ण मोहन बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ। इसके संस्थापक सदस्यों में से 2 लोग थे, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरा इनके साथ आनंद मोहन बोस शामिल थे। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक का अनुमान लगाने के लिए कितने मापदंडों पर विचार किया जाता है? 6, 7, 5 या 4? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 4। विश्व आर्थिक मंच यानी कि जिसे WEF कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का आकलन लगाने के लिए 4 मापदंडों का यूज किया जाता है। वो 4 मापदंड कौन से हैं? तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक शक्तिकरण, ये 4 मापदंड हैं। अब आपसे जो मेरा आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको बतानी है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धन निष्कासन के बारे में किस किस ने लेख लिखे? रमेश चंद्र दत्त, विलियम डिब्बी, राजा राममोहन राय, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि रमेश चंद्र दत्त ने तो लिखे ही लिखे, विलियम डिब्बी ने भी लिखे। तो ऑप्शन ए राजा राममोहन राय और सुभाष चंद्र बोस ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। रमेश चंद्र दत्त, इनको RC दत्त के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया। और दूसरा, समृद्ध ब्रिटिश इंडिया पुस्तक विलियम डिब्बी की है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी और इसमें भी धन निष्कासन के सिद्धांत की बात की गई है। तो 1 और 2 किसमें दिया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस जिले का राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक योगदान है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2024-25 उसमें सर्वाधिक योगदान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक योगदान देने वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। इसे उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक जिला माना जाता है। या उत्तर प्रदेश की SGDP में कुल 10% का योगदान अपने पास अकेला रखता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मीन मीडियन मोड से बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फार्मूले के बेस पे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला दिया बहुलक इक्वल टू 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू माध्यिका। या इनमें से कोई नहीं पूछा, इनमें से कौन सा सही है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक और 2/1, ये इसका फार्मूला हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 2 माध्य प्लस 1 बहुलक, ये हो जाता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 माध्यिका इधर आ जाएगा और 2 माध्य प्लस बहुलक हो जाएगा। फिर बहुलक बराबर अगर आप निकालेंगे 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2025 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ी? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2024 तक 24 वर्ष होंगे। तो एक समान वर्ष में कुल 11, मतलब 11 और 29, जो 29 तारीख 11 बार आता है। तो 24 वर्ष में कितना हो जाएगा? 24 × 11 कर दीजिए तो 264 हो जाएगा समान वर्ष में। लेकिन 24 वर्षों में 6 लीप ईयर भी रहे होंगे, तो इसी में +6 ऐड कर दीजिए तो 270 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया कैसे? देखिए 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2025 के बाद कितनी बार 29 तारीख पड़ी? तो देखिए 29 तारीख 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2024 तक 24 साल हो गए, ये टोटल 24 साल हो गए। तो इसमें 11 बार 29 तारीख होंगे। ठीक है, 11 बार। ठीक, और अगर ये 24 महीने की बात कर रहा है तो 11 गुणे अगर आप 24 कर देंगे, 11 गुणे 24 कर देंगे तो 264 निकल के आ जाएगा। और इसमें 6 लिपि ईयर भी है, तो 6 लिपि ईयर जोड़ देंगे, 6 लिपि ईयर जोड़ देंगे तो 270 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन,
नीचे एक संख्या श्रृंखला दी गई है 1 3 3 6 7 9 डैश 12 21। इसको आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है 13 10 11 या 12। तो देख लीजिए ये संख्या दी किस पैटर्न पे, ये एक पैटर्न बेस पे चलता है, ठीक है। 1 3, आप देखिए ऐसे चलिए 1, देखिए इसका जो पैटर्न चल रहा है ना ऐसे चल रहा है 1 3 6 3 3 6 6 3 9 9 3 क्या हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 आना चाहिए। क्या 12 सही जवाब है? तो नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा अनुक्रम लगाते हैं हम लोग 3 7 3 7, उसके बाद डैश आ गया, उसके बाद 21 आ गया, 3 7 डैश 21 आ गया, ये आ गया। तो 3 और 7, 3 में अगर कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 5 6 7, 4 जोड़ेंगे। 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 11, 11 आ जाएगा। और 11 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम लगातार दो पदों के बीच का अंतर निकाल के देखते हैं। 3 में से 1 गया 2, 3 - 1 = 2, ठीक। फिर 3 में से 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3। फिर 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3। फिर 12 में से 9 गया 3। ये अंतर बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13। 13 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकला, रुकिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे निकलेगा 3 7 21। अब इसमें भी अंतर निकालेंगे, जब अभी इधर का निकाल रहे थे अब इधर का निकालेंगे। तो 7 - 3 अगर हम लोग करेंगे, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3 निकल के 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। और यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है। तो ये जो है 7 + 6 कर दीजिए, 7 + 6 कर दीजिए तो 13 निकल के आ जाएगा। जो 21 और 13 के बीच का अंतर 8 होना चाहिए। तो 21 और 13 के बीच का अंतर 8 तभी होगा जब 21 - 13 8 हो जाएगा। तो 13 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बाकी आप यहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिएगा, PDF से देख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इसका जो सही जवाब है, माध्यमान का सूत्र नहीं है पूछा, ये भी बहुत इजी है। ये फॉर्मूला दिया है तो पूछा कौन सा माध्यमान का सूत्र नहीं है। तो ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये माध्यमान का सूत्र नहीं है। बाकी ये तीनों माध्यमान के सूत्र आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन किस तरह से, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक पैटर्न पर आधारित होता है, ठीक है, ये एक पैटर्न पर आधारित होता है। पहला 4 3 19 दिया है, 6 5 41 दिया है, 9 8 फिर डैश दिया है। आपको इसमें ज्ञात करना है कि इसमें आपको क्या भरना है। तो पहले आप देख लीजिए 4 और 3 19 आया कैसे, 4 और 3 19 आया कैसे, और 6 और 5 41 कैसे आया। तो उसी बेस पे ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। 4 3 7 होता है, 7 में किसी तरह से आप ऐड करेंगे 19 नहीं आएगा। जब आप 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 × 4 तो 4 8 4 3 12 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 में 3 करेंगे ना तो आपका 19 निकल के आ जाएगा। 16 में 3 करेंगे 19 निकल के आ जाएगा। इसी तरह 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 × 6 तो 6 36, और 36 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 41 निकल के आ जाएगा, 41। उसी तरह 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 81, 9 × 9 यानी 81, और 81 में 8 जोड़ दीजिए, 81 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 89। यहाँ पे आ जाएगा 89। आपको किस ऑप्शन में 89 दिख रहा है? 89 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ एबव, क्योंकि यहाँ पे आएगा 89, ठीक। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार कीजिए। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति से कभी आर्टिकल पूछ लिया, कभी पात्रता पूछ ली, कभी कौन कौन भाग लेगा पूछ लिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति से हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। इसमें दिया है पहला, इसकी उम्र 30 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। तो आपको बता दें, भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा दिया है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 2 इसका सही है। फिर तीसरा दिया, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति को चुनने की कई शर्तें होती हैं। पहला होता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाना चाहिए, और लाभ के पद पे ना हो। यानी कि 2 और 3 आपका सही है, 1 आपका गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। किस ऑप्शन में दिया है 2 और 3? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में पाए जाने वाला जैव विविधता हॉट स्पॉट है? भारत के मैदान, भारत इंडो बर्मा यानी इंडो बर्मन क्षेत्र, पूर्वी घाट, दक्कन का पठान। कौन सा भारत में पाया जाने वाला जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो आपको बता दें, भारत में टोटल 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। एक हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, 4 पाए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे जो दिया हुआ है इंडो बर्मन क्षेत्र दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ये भारत में पाए जाने वाले 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द जो है ये दिया किसने था? तो नॉर्मन मायर्स करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1988 में ये शब्द दिया था, जैव विविधता हॉट स्पॉट। ठीक, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की होम स्टे खादान किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, सोना, कोयला या कच्चा तेल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जो होम स्टे खान है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। यह खान लीड साउथ डकोटा में स्थित थी और इसे पश्चिम गोलार्ध में सबसे बड़ी और सबसे गहरी सोने की खानों में से एक माना जाता है। वर्तमान में यह खान जो है वो बंद हो गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किससे संबंधित थी? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग या बैंकिंग? तो आपको बता दें, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी ये हुई कब थी? तो ये 1951 से 1956 के मध्य चली थी। 1951 से 1956 के मध्य चली थी और इसे हेरोल्ड-डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता था और ये पूर्णतः कृषि से संबंधित थी। किस पे? कृषि पे संबंधित थी। इस मॉडल का उपयोग करके सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विकास दर को बढ़ाने के लिए निवेश और बचत को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी ये कृषि, मूल स्थिरता, बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित करती थी। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? गर्मी, बसंत, पतझड़ या सर्दी? तो अभी क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को हमारे यहाँ मनाया जाता है, लेकिन पूछा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, चूंकि हम लोग उत्तर गोलार्ध के हिस्से हैं और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध के हिस्से हैं, जब उत्तर गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होती है तो ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिण गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं ये गर्मी में जो है क्रिसमस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में आई थी। इसके अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन या वृक्षारोपण होना चाहिए। भारत की 18वीं वन रिपोर्ट जो 2023 में आई थी, इसमें कुल जो वन थे वो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर पे थे, जो देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% अपने पास रखता है। होना कितना चाहिए? 33%, लेकिन है कितना? 25.17%। ठीक, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली, राजमहल या बिंद? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो मध्य पर्वतमाला है वो सतपुड़ा पर्वतमाला है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो अपने उल्टे दिशा में बहती हैं, यानी कि ये अरब सागर में जाकर प्रवाहित होती हैं। यह पर्वतमाला जो सतपुड़ा है यह पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। इसमें राजपीपला पहाड़ी, महादेव और मैकाल जैसे हिल्स हैं। मैकाल वही नदी है, वही श्रेणी है जहाँ से सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में और ताप्ती नदी दक्षिण में बहती है, यानी कि ये मान लीजिए सतपुड़ा पर्वत है तो इसके उत्तर में नर्मदा और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। दोनों ही नदियाँ क्या होती हैं? दोनों ही नदियाँ अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये जो सतपुड़ा है या दोनों नदियों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको, नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। उसके लिए आपको चैनल के सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिसमें हम लोग जीडीसी 2017 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए एक अपना अच्छा सा कमेंट हमें ज़रूर डालिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।